गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के बच्चों को वस्त्र विज्ञान के एक और प्रमुख रेशे जो कि प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत वानस्पतिक रेशों में आता है से अवगत कराना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी को मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया था कि वानस्पतिक रेशा कपास क्या होता है, कहाँ से मिलता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। इसी श्रेणी में जो दूसरा रेशा है वो है लिनन। लिनन की भी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं जिसके कारण वो अन्य रेशों से अलग होता है। लिनन जिस तरह कपास के रेशे को प्राप्त करने के लिए हम लोग कपास के पौधों के फूल से कोय एकत्र करते हैं, वैसे ही लिनन का वस्त्र बनाने के लिए लिनन से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। लिनन का रेशा एक ऐसा रेशा है जिसका प्रयोग अति प्राचीन काल से होता आ रहा है। लिनन वस्त्रों के प्रयोग की बात की जाए तो बहुत पहले इन वस्त्रों का प्रयोग मछली को पकड़ने वाले जाल को बनाने के लिए किया जाता था। पोटर और कार्पमैन ने भी अपनी पुस्तक में फाइबर टू फैब्रिक, जो उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिनन के पौधे के बारे में लिखा है कि यह फ्लाक्स पौधे के तने से प्राप्त होने वाला रेशा है जो मनुष्यों द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया है। लिनन एक आरामदायक वस्त्र के रूप में सदैव माना जाता रहा है। पोटर और कार्पमैन ने भी लिनन फैब्रिक की जो बात कही है वो उसकी विशेषता को इंगित करती है। लिनन वस्त्र का प्रयोग मिस्र के राजा लोग या मिस्र के लोग अपने राजा रानियों के शौ को सुरक्षित, जिन्हें की मम्मी कहते हैं, सुरक्षित रखने के लिए करते थे। उन लोगों का ये मानना था कि इस वस्त्र में शौ को लपेटकर कई वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि लिनन के वस्त्र की एक और अति उत्तम विशेषता होती है कि इस पर बैक्टीरिया जल्दी प्रभाव नहीं डालते। बाइबल में भी इन वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। आज भी लिनन के वस्त्र वैभव और विलासिता के घोतक माने जाते हैं और लोग अपने घरों में ऐसे वस्त्रों को रखना आज भी लोकप्रिय समझते हैं। ये थी लिनन की विशेषताएं, या ये कह दें कि ये लिनन की का इतिहास है, जिसे लिनन की खेती या लिनन से रेशे प्राप्त करने से पहले जानना अति आवश्यक है। लिनन का रेशा प्राप्त करने के लिए उसकी बुआई की जाती है। यह फ्लास पौधे से प्राप्त होने वाला रेशा है जिसका तना रेशा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लास पौधे का जो तना होता है उसकी छाल से इसका रेशा प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये रेशा थोड़ा कड़ा और रूखा भी होता है। इसकी खेती से लेकर इसकी बुनाई तक की प्रक्रिया में इस रेशे को विशेष सावधानी के साथ प्रयोग किया जाता है। रेशा जब हम पौधे को बोते हैं उस समय से लेके जब पौधे से रेशा निकाला जाता है और उस रेशे की बटाई की जाती है या उस पर कताई की जाती है, उस समय भी हमें इस रेशे को निकालने, उन पे कताई बटाई और उनसे बुनाई करते समय विशेष सावधानी रखनी होती है, क्योंकि अगर जरा सी भी असावधानी हुई तो ये रेशे बीच से टूट सकते हैं। बुआई के लिए इन पौधों की बुआई के लिए मृदु और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। जब पौधा 40 इंच का हो जाता है तब ऐसा माना जाता है कि पौधे ने अपनी पूरी लंबाई ले ली है, यानी कि जो इसकी मैक्सिमम लंबाई होती है वो लगभग 40 इंच होती है। पौधा नीचे जड़ से प्रयोग किया जाता है और ऊपरी सिरे पर जाकर के ये नुकीला होता जाता है। जैसे जैसे पौधा ऊपर बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी मोटाई ऊपर पतली होती जाती है और ऊपर जाकर ये एकदम नुकीला हो जाता है। इसका तना सीधा और नरम होता है जिससे कि लंबा रेशा प्राप्त होता है। लिनन के पौधे में फ्लास्क के पौधे में दो तरह के फूल आते हैं, नीले और सफेद फूल। ऐसा माना जाता है कि जो नीले फूल वाला फ्लास्क का पौधा होता है उससे उत्तम कोटि का रेशा प्राप्त होता है और उससे उत्तम कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। सफेद फूल वाले पौधे से थोड़े मोटे और रूखे रेशे मिलते हैं, इसलिए उनसे निम्न कोटि का वस्त्र बनाया जाता है। फ्लास्क के पौधे को पूरा तैयार होने में लगभग 3 माह का समय लगता है। 3 माह के पश्चात इस पौधे को रेशा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। लिनन के पौधे की कभी भी कटाई नहीं की जाती, अपितु इनको जड़ सहित उखाड़ा जाता है।
क्योंकि अगर हम इसके पौधे को काटते हैं तो इसका जो तना है वो बीच से कट जाता है और कटने के बाद इस रेशे के अंदर, इस तने के अंदर जो सेप नामक एक रस या द्रव भरा होता है वो बह जाता है। उसके बह जाने के कारण जो रेशा होता है वो रूखा हो जाता है और भी ज्यादा कड़ा हो जाता है। उसे संभालना, उसका रख रखाव करना और भी कठिन हो जाता है। इसलिए एक जो सबसे विशेष ध्यान रखने वाली चीज वो ये है कि कभी भी फ्लास्क के पौधे को काटना नहीं है, उसे जड़ सहित उखाड़ना है। दूसरा, जब हमें पौधे प्राप्त हो जाते हैं, जड़ से उखड़े हुए पौधे प्राप्त हो जाते हैं, तो उनको सुखाया और स्वच्छ किया जाता है। मतलब उन्हें एक बंडल में बांध दिया जाता है और बंडलों को एक कंघी नुमा यंत्र से, जिनमें स्टील की कंघी होती है जिसमें स्टील के बड़े बड़े तार लगे होते हैं, उससे हर पौधे को झाड़ा जाता है, जिससे खिंचकर उसमें लगी हुई रुई और बीज अलग हो जाती है और केवल तना ही तना बचता है। इस तने के बंडल को बांध लिया जाता है और बांधने के बाद इस पे गलाने की प्रक्रिया की जाती है। गलाया क्या जाता है? जब हम बंडल में पौधे को बांध लेते हैं और उसको गलाने के लिए पानी में डाल देते हैं तो उससे पौधे की जो ऊपरी छाल होती है वो गल जाती है और छाल को पौधे के तने से, यानी जो तने के ऊपर जो छाल होती है वो उस पौधे के ऊपर चिपकी होती है। वो एक लिक्विड, एक गोंद से चिपकी होती है। जब हम पानी में उस पौधे को गलाते हैं तो वो छाल गल जाती है, वो गोंद गल जाती है और छाल को छोड़ देती है। यही कार्य हमको गलाने की प्रक्रिया में करना होता है। जब हम पौधों का बंडल बांधकर उन्हें पानी में डाल देते हैं, इसके पश्चात उन छालों को हमें उतारना होता है या गलाना होता है। गलाने की प्रक्रिया हम 3 विधि से कर सकते हैं। पहला है ओस में गलाना, जल में गलाना और रासायनिक विधि से गलाना। इसमें सबसे उत्तम विधि जो मानी गई है वो ओस में गलाना मानी गई है। वो इसलिए क्योंकि लोग बंडलों को बांधकर उसे बाहर खुले वातावरण में डाल देते हैं और जो रात की ओस उन पे पड़ती है उससे धीरे धीरे करके छाल गलती जाती है। इससे फायदा ये होता है कि छाल बहुत ज्यादा नहीं गलने पाती और जैसे ही वो अपना तना छोड़ने लगती है, व्यक्ति उन छाल को उतार लेता है। जल में गलाने की प्रक्रिया और रासायनिक गलाने की प्रक्रिया में तने पर सिर्फ इतना प्रभाव पड़ता है कि कभी कभी अगर थोड़ी असावधानी हो जाए तो छाल अधिक गल जाती है। अधिक गल जाने के कारण रेशे टूट सकते हैं। जल में गलाने वाली प्रक्रिया में हम बंडलों को बांधकर नदी या तालाब में डाल देते हैं। जब उसका गोंद ढीला हो जाता है तो बंडलों को निकाल लेते हैं। रासायनिक प्रक्रिया में भी हम यही करते हैं। कुछ रसायनों के घोल तैयार करते हैं जल के साथ मिलाकर और उसमें बंडलों को डाल करके छाल को गलाया जाता है। ये प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है क्योंकि ये थोड़ी जल्दी हो जाती है। ओस में गलाना और जल में गलाने की अपेक्षा थोड़ा जल्दी गल जाती है, परंतु इससे रेशों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी कि रेशे या तो रूखे अधिक हो सकते हैं या बीज से टूटकर छोटे हो सकते हैं या अधिक गल जाने के कारण वो नष्ट भी हो सकते हैं। गलाने की प्रक्रिया के बाद रेशों को निकाला जाता है। ये प्रक्रिया उन पौधों को तोड़कर, पीटकर, साफ करके की जाती है। बंडलों को पानी से निकालने के बाद उन्हें खुले वातावरण में हल्की धूप में सुखा लिया जाता है। जब वो हल्के सूख जाते हैं और छाल तने को छोड़ देती है तो लोहे की मूठ से कूट कर या पीट कर उन लकड़ी के टुकड़ों को अलग कर दिया जाता है और छाल को अलग कर लिया जाता है। छाल को अलग करने के बाद उन पर कंघी की प्रक्रिया की जाती है। इस विधि के द्वारा रेशों को साफ सुथरा और समानांतर किया जाता है और जो बची कुची अशुद्धियां होती हैं वो उनसे अलग हो जाती हैं। इसमें कंघी नुमा यंत्र से रेशों के ऊपर जो छाल होती है उनके ऊपर कंघी की जाती है और कई बार कंघी करने के कारण उनमें जो अतिरिक्त गोंद होते हैं या जो बची हुई पत्तियां होती हैं या जो अशुद्धियां होती हैं वो सब दूर होती जाती हैं और रेशे समानांतर होते जाते हैं। समानांतर रेशों पर कताई की प्रक्रिया की जाती है। इनको रोलर पर चढ़ाया जाता है। रोलर पर चढ़ाने के बाद इनमें घुमाव दिया जाता है और पूनियां तैयार की जाती हैं। इनकी जो पूनियां होती हैं उन पर भी कताई की जाती है, यानी रोलर से घुमाव देते हुए लगातार इन पे कताई की प्रक्रिया
की जाती है। रेशों को गर्म पानी में डालकर इनका गोंद पिघला लिया जाता है, क्योंकि जब कताई की प्रक्रिया होती है तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये रेशा थोड़ा सा रूखा होता है और कड़कीला होता है, तो ये बीच से टूट सकता है कताई की प्रक्रिया में। इसलिए इनको क्या करते हैं कि गर्म पानी में डालकर हल्का नम करते जाते हैं या बीच बीच में पानी के छींटे देते जाते हैं, जिसके कारण जो कताई की प्रक्रिया है वो आसान हो जाती है और आसानी से उस पर घुमाव दिया जा सकता है। जब पानी में डालकर इनका गोंद पिघला दिया जाता है तो ये रेसे जो है वो थोड़े नम हो जाते हैं और नरम होने के कारण इन्हें अच्छी तरीके से खींचकर इनका धागा बनाकर उन पर बटाई की जा सकती है। बटाई करने के बाद हमें वांछित जो हम चाहते हैं, जिस मोटाई का हमें चाहिए होता है धागा, वो धागा हमें प्राप्त हो जाता है और उस धागे से अब हम बुनाई की प्रक्रिया करते हैं। बुनाई के लिए हम साधारण बुनाई से ज्यादा इस पर ट्विल बुनाई और बुनाई की प्रक्रिया में हम इस पर साधारण बुनाई और जैकेट बुनाई का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब हम किसी और बुनाई का प्रयोग करते हैं तो उस समय ये धागा कड़कीला होने के कारण टूटने का डर होता है। इसलिए जब हम वस्त्रों की बुनाई प्रारंभ करते हैं तो उस समय जो ताने का धागा होता है उस पे एक प्रकार का लेप लगाते चलते हैं, जिससे कि वो धागा मजबूत हो जाए और जल्दी ना टूटे। धागे से वस्त्र बनाने के बाद यानी कि बुनाई करने के बाद उस पर परिष्कृति और परिसज्जा की जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये रेशा हमें तने से प्राप्त होता है और जो इसका तना होता है उसको सावधानी पूर्वक निकाला जाता है। अगर वो बीच से टूट गया है या रूखा हो गया है या अधिक गल गया है तो उसका जो प्रभाव है, वो उसका जो गुण है वो थोड़ा कम हो सकता है। परिस्थिति और परिसज्जा में भी इस पर यही ध्यान रखना होता है कि अगर रेशे के ऊपर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है या हमें उसकी सुंदरता को बढ़ाना है तो ये सारे कार्य करते समय हमें विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे कपास के रेशे को रंगना कठिन होता है, वैसे ही इनको भी रंगना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये रेशे कड़े होते हैं और उन पर रंगाई करना संभव नहीं होता है। लेकिन ब्लीच का प्रयोग करके इनको रंगा जा सकता है। ब्लीच का प्रयोग करने से जो रेशे होते हैं वो हल्के टूट जाते हैं या कह सकते हैं कि वो हल्के खुल जाते हैं और रंग इनके अंदर जाकर के घुल जाता है। परंतु ब्लीच किए हुए रेशे जो होते हैं उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसलिए अगर हमें लिनन के रेशे का प्रयोग करना है या लिनन के वस्त्रों का प्रयोग करना है तो हमें बहुत ज्यादा रंगीन वस्त्रों का चयन नहीं करना चाहिए। ये जो इनके अपने ओरिजिनल रंग होते हैं उन्हीं रंग वाले लिनन के वस्त्रों का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये तो हो गई लिनन की पैदावार से लेकर के लिनन के रेशे से लिनन का धागा तैयार कर उससे वस्त्र बनाना और वस्त्रों पर परिसज्जा कर उसे मार्केट में पहुंचाने की प्रक्रिया। इसके बाद लिनन कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे कि कपास के रेशे में की कुछ विशेषताएं थी अपनी, जो उसे अन्य वानस्पतिक रेशों से अलग कर रहा था, वैसे ही लिनन की कुछ अपनी विशेषताएं हैं जिसके कारण वो अन्य वानस्पतिक रेशों और जांतों तथा खनिज और कृत्रिम रेशों से अलग माना जाता है। लिनन का जो संगठन है अगर उसको देखा जाए, मैंने पहले भी बताया था कि वानस्पतिक रेशे सेल्यूलोज रेशे कहलाते हैं। लिनन का जो रेशा है उसमें 63 से 70% सेल्यूलोज पाया जाता है, 25% पैक्टिन यानी कि गोंद होता है और शेष अशुद्धियां होती हैं इसके अंदर। पैक्टिन जो उसके छाल को उसके तने से सटा कर रखता है और जिसको कि गर्म करने की वजह से या गलाने से वो गोंद गल जाता है और छाल आसानी से अलग हो जाती है। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, सूक्ष्मदर्शी से लिनन को देखें, लिनन के रेशे को देखें तो ये बाल के समान गोल दिखाई देता है। इसके दोनों छोर नुकीले होते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब लिनन का रेशा जमीन से उखाड़ा जाता है तो जो इसकी जड़ होती है वो नीचे जाके नुकीली होती है और ऊपर की तरफ जब ये अपनी पूरी लंबाई पूरी कर लेता है तो वहां पर भी जाकर के ये नुकीला हो जाता है, यानी कि बीच में गोलाई लेते हुए दोनों छोरों पर ये नुकीला होता है। इसमें कुछ कुछ दूरी पर पैक्टिन की गांठें होती हैं जिसके कारण ये बांस जैसा दिखाई देता है। इसके मध्य में एक पतली नलिका होती है जिसमें सेप द्रव भरा होता है। बांस जैसी सदृश रचना दिखाई तो देती है, परंतु जो पैक्टिन की गांठें होती हैं वो गलने के कारण वो गांठें ढीली पड़ जाती हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो जो लिनन का रेशा होता है, अगर वो रेशम के रेशे को छोड़ दिया जाए
तो अन्य सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा माना जाता है। इसकी लंबाई 12 से 20 इंच तक होती है। इसका व्यास 15 से 18 माइक्रोन माना गया है, यानी कि जो इसकी गोलाई होती है, इसके रेशे की गोलाई, वो 15 से 18 माइक्रोन होती है। मजबूती की बात करें तो भीगी अवस्था में जैसे कपास का रेशा अधिक मजबूत हो जाता है, वैसे ही इसकी भी जो मजबूती है वो 20% और बढ़ जाती है। ये एक मजबूत और टिकाऊ वस्त्र माना जाता है। तनाव के मामले में ये भी कपास जैसा ही है, खींचने से बहुत ज्यादा नहीं फैलता, और अगर इसको बहुत ज्यादा खींचा जाए तो ये रेशा आसानी से टूट जाता है। रंग और चमक की बात मैंने अभी आगे आपको बताया भी था कि इस पे रंग करना बहुत आसान नहीं होता है। इसकी अपनी एक अलग चमक होती है, एक अलग रंग होती है, जिसके कारण इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। ये हल्के क्रीम कलर से लेकर के डार्क क्रीम कलर का होता है। इसमें रंगाई यानी कि ब्लीच के द्वारा रंगाई करके और भी तरीके के कलर प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु वो रेशे अपनी मजबूती को खो देते हैं। प्रत्यास्थता की बात करें तो इस पर बहुत जल्दी सलवट पड़ जाती है, ये बहुत जल्दी श्रिंक हो जाते हैं। प्रतिस्कंदता का गुण इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। एक बार इन्होंने अगर अपना आकार ले लिया तो फिर इनको दोबारा से उस आकार में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ताप संवहन में ये गर्मी के अनुकूल वस्त्र माने गए हैं। कपास की तरह ही ये श्रेष्ठ संवहन रखते हैं। शरीर की जो गर्मी होती है उसको आसानी से बाहर कर देते हैं और शरीर को ठंडा बनाए रखते हैं। औष्णकता के मामले में ये नमी को जल्दी सूख लेते हैं, यानी कि अगर कोई लिक्विड है या पानी है या पसीना है उसको बहुत जल्दी सोख लेते हैं और जल्दी ही सूख भी जाते हैं, इसलिए ये कपास से थोड़े अलग होते हैं। ये रेशे लंबे होते हैं, इनसे बने वस्त्र चिकने और समतल दिखाई देते हैं, इसलिए बहुत जल्दी गंदे नहीं होते और इन पर दाग भी आसानी से छूट जाते हैं। चिकना और लंबी रेशों की बुनाई होने के कारण इन पे रोए उठते नहीं हैं। जब रोए नहीं होते हैं तो उनमें गंदगी नहीं फंसने पाती है। जब रेशे छोटे होते हैं और उनसे बुनाई की जाती है तो बीच बीच में रेशों की फुज्जी दिखाई देती है, जिस फुज्जी में या जिस रोए में गंदगी आकर बैठ जाती है और कपड़ा जल्दी मैला दिखाई देने लगता है। ये जो अवगुण है वो इस रेशे में नहीं होता, क्योंकि ये रेशा लंबा रेशा माना गया है और इसकी जो बुनाई होती है, लंबा रेशा है और चिकना रेशा है। जब इसकी बुनाई होती है तो इसमें कहीं भी कोई फज्जी नहीं होती है, कहीं भी कोई रोए नहीं दिखाई देते हैं, एकदम सपाट सीधा समतल रेशा होता है। बुनाई भी इसकी आसानी से बिल्कुल सपाट दिखाई देती है, इसलिए इसमें गंदगी रुकने नहीं पाती। इस पर जीवाणु भी नहीं पनपते, इसलिए इसको बैक्टीरिया प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर जो उन वस्त्रों का प्रयोग करते हैं वो लिनन के बने हुए वस्त्र होते हैं। ब्लीच के प्रभाव में देखा जाए तो इस पर साधारण ब्लीच का प्रभाव किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको आगे बताया था कि रंगाई की अगर आवश्यकता है तो हम इस पर साधारण ब्लीच का प्रयोग करें, दाग आसानी से छूट जाते हैं, इसलिए ब्लीच करने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु तीव्र ब्लीच से ये रेशे कमजोर पड़ जाते हैं और हो सकता है जल्दी क्षतिग्रस्त भी हो जाए, इसलिए अगर आवश्यकता है तो साधारण ब्लीच का प्रयोग करें, अदरवाइज इस पे ब्लीच का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अम्ल और क्षार के प्रभाव में अम्ल से लिनन के को क्षति पहुंचती है, चाहे वो इसका तनु घोल हो चाहे वो सांद्र घोल हो, वो इस पर हानिकारक प्रभाव डालता है, इसके रेशे को जल्दी ही नष्ट करने लगता है। क्षार के मामले में भी हम इसको कपास के समान समझ सकते हैं। जैसे कपास के रेशे पर किसी भी प्रकार के क्षार का प्रयोग करें तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, कपास के रेशे को या कपास के वस्त्रों को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर लिनन के वस्त्रों पर कठोर क्षार का प्रयोग करते हैं तो इस पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। इसका रंग या इसकी मजबूती थोड़ी कम हो सकती है, इसलिए इस पर नरम और मृदु क्षार का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे साबुनों का प्रयोग करें जिसमें क्षार की मात्रा थोड़ी कम हो। ताप के प्रभाव में देखें तो जिस तरह से कपास के रेशे से बने वस्त्रों को के अंदर सूखे ताप को सहने की क्षमता होती है, वैसे ही लिनन के अंदर भी सूखे ताप को सहने की क्षमता होती है। अगर इस्त्री बहुत ज्यादा गर्म है, प्रेस बहुत ज्यादा गर्म है और उससे हम लिनन का कपड़ा प्रेस कर रहे हैं तो बहुत जल्दी हानिकारक प्रभाव उस पर नहीं देता है, बल्कि आसानी से प्रेस हो जाता है। जलने के लक्षण इसके कपास के समान ही हैं, यानी कि जब ये जलता है तो इसकी जो राख होती है वो भुरभुरी होती है और हवा में आसानी से उड़ जाती है। इसी के साथ इसमें कुछ और भी विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे
जब हम इन पर बैक्टीरिया जल्दी नहीं लगते, अगर हमें इनका रख रखाव करना हो, इनको सुखा कर रखना हो, तो ये काफी लंबे समय तक चलते हैं। नम स्थान से इनको थोड़ा बचाना चाहिए, क्योंकि नम स्थान होने पे इन पर फफूंदी का प्रभाव पड़ सकता है। धूप से थोड़ा इनको बचाना चाहिए, धूप में सुखाते समय हल्की धूप में इन वस्त्रों को सुखाना चाहिए। बहुत ज्यादा धूप पड़ने से ये वस्त्र जल्दी पीले पड़ सकते हैं। और जैसा कि हम कहते हैं पसीने का प्रभाव, पसीने से भी बार बार ऐसी जगह पे जो हमारे त्वचा के संपर्क में जल्दी आते हैं, वहां पे आने से ये वस्त्र थोड़े मटमैले या फिर इनके रेशे थोड़े कमजोर हो सकते हैं, इसलिए इन्हें लगातार धोते रहना चाहिए। और इनका रख रखाव करना आसान होता है अन्य प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा, क्योंकि लिनन के वस्त्र, कपास के वस्त्र, ये सारे वस्त्र एक ऐसे वस्त्र हैं कि इनको अगर अच्छे से सुखा दिया जाए और इन्हें ऐसी जगह पे रखा जाए जहां पर नम जलवायु ना हो या फिर जहां पर आर्द्रता कम हो, तो ये लंबे समय तक चलते हैं। इन पर फफूंदी या कीड़े जल्दी अपना प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। ये तो था आपके सिलेबस का कपास और लिनन, जो कि दोनों वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम आप लोगों को जानता और रेशे के बारे में बताएंगे। उम्मीद है आपको इनसे संबंधित चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी अगर कुछ दिक्कत है या कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है, तो आप मुझसे उसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं और क्वेश्चन करके जो आपकी समस्याएं हों उनका समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।